बच्चों, हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर कर रहे थे और न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था कि जो हल्के न्यूक्लियस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, जो बहुत भारी न्यूक्लियस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो मिडल में ज़्यादा होती है। ग्राफ बनाया था मैंने, उस ग्राफ के अंदर मिडल में ज़्यादा होती है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का था, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि ये यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना। कुछ यहाँ से ग्राफ चला था, फिर ऐसे चला था, फिर ऐसे चला था। मैं एक बार देखो क्या हुआ कि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था और ये ग्राफ जैसे ऐसे हुआ, फिर 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 ऐसे हुआ, ये काफ़ी सारे थे और फिर लास्ट में जाकर के ऐसे हो गया। ये एक मतलब पर्टिकुलर रेंज थी, 130 के आसपास आती है ये रेंज, A130। बाकी फिर तो ये जो इधर वाली रेंज के होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, मतलब स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है ना। और इधर वाले की भी स्टेबिलिटी कम ही रहती है। तो ये क्या होते हैं? हल्के वाले होते हैं और ये बीच में मिडल वाले होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेचर की क्या हैबिट है? नेचर की टेंडेंसी है। तो नेचर की टेंडेंसी क्या है? हल्के मिलकर के दो हल्के मिलकर, तीन हल्के मिलकर के, हल्के हल्के मिलकर के एक भारी बनाते हैं जो इस रेंज में आ जाते हैं। यानी ये स्टेबिलिटी रेंज है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में स्टेबिलिटी रेंज है। इसी में आकर के स्टेबल होते हैं। तो हल्के वाले चाहते हैं इधर आ जाएं, भारी वाले चाहते हैं इधर आ जाएं। भारी वाले आएंगे इधर तो टूट करके आएंगे, 2 टुकड़े 3 टुकड़े होंगे, इस रेंज में आ जाएंगे। हल्के वाले आएंगे तो जुड़ करके आएंगे, इस रेंज में आएंगे। अच्छा, अब बात यह है कि एक नियम यह है कि स्टेबिलिटी जब जब बढ़ती है, स्टेबिलिटी जब जब बढ़ती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती तब है जब मास डिफेक्ट बढ़ता है। मास डिफेक्ट बढ़ता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे फ्यूजन हो चाहे फिशन हो, है ना। फ्यूजन में भी और फिशन में भी स्टेबिलिटी आएगी, इसका मतलब मास डिफेक्ट बढ़ रहा है। मास डिफेक्ट बढ़ रहा है यानी ओवरऑल मास कम होगा, मास की कमी होगी। और ये मास की कमी जो होती है ना, ये एक्चुअल में एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और ये एनर्जी जो होती है इसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी का नाम क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। इस न्यूक्लियर एनर्जी के यूजेज बहुत अलग अलग हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर इसका सबसे बेस्ट यूज है। एटम बॉम्ब इसका घटिया यूज है, जो कि गंदे लोग करते हैं, अच्छे लोग नहीं करते हैं। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराया था, तो कोई अच्छा काम थोड़ी था, गंदा काम था, है। एटम बम मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है, लेकिन मतलब अच्छा नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत अच्छा काम है, इसे कहते हैं सोशल यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? आजकल पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं और वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है हमें कंटिन्यूस पावर सप्लाई दे रहे हैं। यानी कि अब जो है, जैसे धीरे धीरे करके वर्ल्ड में से कोयला ख़त्म होता जा रहा है, तो अब न्यूक्लियर एनर्जी आ रही है। अभी हमारे पास एक सोलर एनर्जी भी बहुत बड़ा एक वो बनने वाला है। तो सब लोगों को सोलर एनर्जी जो है इसका यूज करने का ट्राई करना चाहिए। अपने अपने घर की छत पर जो है सोलर पैनल लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर आपकी एनर्जी है। फ्यूजन जो है वो बहुत ही खतरनाक एनर्जी देता है। फ्यूजन में तो मतलब ये समझ लो इतनी एनर्जी निकलती है, ज़बरदस्त एनर्जी निकलती है ना। जैसे कि सन में फ्यूजन हो रहा है। सन में क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। हमारा जो सन है, हमारे सूरज, हमारा वाला सन जो है उसमें फ्यूजन हो रहा है। हाइड्रोजन मिल करके क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं। बहुत हाइड्रोजन है वहाँ पे, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, भरी पड़ी है। और वो बन करके हीलियम बनी जा रही है, हीलियम बनी जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन सन की हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, हीलियम बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या होगा, ठंडा हो जाएगा सन, तब की बात तब करेंगे। फिलहाल अभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, मास डिफेक्ट के कारण एनर्जी आती है। अच्छा, अब मैं
आपको वन एटॉमिक एनर्जी की वन एटॉमिक यूनिट की इक्विवेलेंट एनर्जी कैलकुलेट करा रहा हूँ। तो देखिए, वन एटॉमिक यूनिट 1 AMU इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी इक्विवेलेंट एनर्जी होती है ये हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। तो देखिए, मैं एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ 1 AMU की। हमने कहा m इंटू सी स्क्वायर। 1 AMU यानी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और c है 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, ये c स्क्वायर। बेटा ये जूल में आएगी एनर्जी। किस में आएगी? जूल में आएगी। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इट कम्स 1.66 इंटू 9 इंटू, अब देखो ये 10⁻16 हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻⁻27 है, 10⁻⁻11 जूल आया है ये। अगर इस जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलें तो हम कह देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, है ना। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप मेगा में बदलना चाहते हैं तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना चाहते हैं तो 10⁻6 कर दीजिए आप, 10⁻6 कर दीजिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। दिस विल कम अराउंड 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी एनर्जी आएगी 1 AMU। हमेशा 1 एटॉमिक मास यूनिट को आप जो है लिख दीजिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए एक इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करिए जरा, इलेक्ट्रॉन के मास को कन्वर्ट करिए, है ना। तो चलिए ये एक सवाल ये हो गया। मैं एक सवाल और करा रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन का मास, 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज व्हाट 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी चाहिए हमको। इक्विवेलेंट एनर्जी कि मास पूरा अगर गायब हो जाए तो कितनी एनर्जी आएगी। इक्विवेलेंट एनर्जी देखिए, इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी क्या आएगी? इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी का फार्मूला वही है m इंटू सी स्क्वायर। m है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का मास, है ना। c है 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर करो, ये आपके पास में आएगा। तो दिस विल कम 9.1 इंटू 9 इंटू 10⁻, कितना सोचिए, 16 है और ये -31 है, -31 है। तो 16 एंड -31 कितना आएगा बेटा? जरा कैलकुलेशन करिए। तो आई थिंक इट विल कम -15 जूल। अब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 9.1 इंटू 9 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिए तो 1.6 इंटू 10⁻19 आएगा बेटा। फिर इसको आप जो है किस में कन्वर्ट करिए, इसको आप कन्वर्ट करेंगे किस में बोलो? 9.1 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, और इसके बाद में आप इसको कन्वर्ट करिए अपने आप को। तो इसको उसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, 10⁻6 कर दो आप, ये आपके पास में आएगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इतना मतलब मास अगर इलेक्ट्रॉन का कन्वर्ट होगा तो इतनी एनर्जी क्रिएट होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट योर रिजल्ट। ठीक है, चलिए अब हम HC वर्मा के कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको 1 बाय 1 डिस्कस करना चाहते हैं जिससे कि वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएं, है ना। देखिए HCV का आप निकालिए, HC वर्मा, एक मिनट जरा, HC वर्मा का पेज नंबर 424 निकालिए, सेकंड पार्ट 424 निकालो पूरा। 424 का एग्जाम्पल 1 देखिए, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जर्मेनियम 70। देखो बेटा A इक्वल टू 70 है जर्मेनियम का, हमें इसकी रेडियस चाहिए। हमने आपको पढ़ाया R इक्वल टू R0 A⁻⁻⁴ ऐसा पढ़ाया था। हमने आपको पढ़ाया था R0 इज 1.2 फर्मी यानी 10⁻⁻15 पढ़ाया था, 1.2 फर्मी पढ़ाया था ना मैंने आपको R0। A था 70 की पावर 1/3। अब देखिए 70 की पावर 1/3 जो है ना बेटा, ये आप सोचो अगर 70 की जगह 64 होता तो, अगर 70 की जगह 64 होता तो मैं बड़े मज़े से क्या लिख देता, एक मिनट में ज़रा, हाँ 70 की जगह अगर 64 होता तो मैं 4 लिख देता। हाँ, लेकिन अब मैं इसको कुछ ज़्यादा लिखूंगा, मैं इसको 4.1 लिख देता हूँ, है ना। इंटू 10⁻⁻15 तो है ही है,
चलिए जी, ये आपकी इसकी न्यूक्लियस का साइज आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये 48 आ जाएगा। 12 4 जब 48 होता है आजकल, 49 के आसपास आ जाएगा। तो 4.92 आ जाएगा, है ना, 4.92 फर्मी। 10⁻⁻15 को फर्मी लिख देते हैं ना। देखना ये आंसर है क्या, 4.92 फर्मी। ऐसे कैसे भाई? ये 1.1 फर्मी ले रहे हैं एस सी वर्मा जी, और मैंने तो आपको 1.2 बताया है। डेटा तो होना तो सेम चाहिए ना, अलग अलग क्यों हो रहा है? मेरे को तो 1.2 ही ध्यान है। एक बार जरा मैं कंफर्म करता हूँ क्या बात है ये, ऐसे कैसे हो रहा है भाई? 1.1 एंड 1.2 इनमें तो बड़ा अंतर है। ऐसे नहीं होना चाहिए। मैंने 1.2 क्यों बताया है? देखिए, मैं जो बताता हूँ ना आपको, वो बहुत दिनों से जा कर के उस चीज़ को वो हुआ होता है। हो सकता है कहीं मिसिंग हो गया हो। एक मिनट ज़रा मैं इसको एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। न्यूक्लियर रेडियस है ना, न्यूक्लियर रेडियस और एक मिनट, एक मिनट, ये क्या बात है? मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया। न्यूक्लियर रेडियस, ये लो जी, 1.2 ही है ना। ये मेरे पास में एक चीज़ खुल के आ रही है, इसमें तो 1.3 फर्मी दे दिया, मतलब और बढ़ा दिया। तो फिर एक बात है ना कि ये जो अभी फ़िलहाल मेरे पास जो खुल के आया है नेट पर, ये 1.3 फर्मी कह रहा है। एस सी वर्मा जी 1.1 कर रहे हैं। तो भैया इसका मतलब अपन सही है, हैं? फिर भी एक बार और देख लेते हैं। हाँ, 1.2 फर्मी है। ज़्यादातर में 1.2 फर्मी कर रखा है, और अदर कैलकुलेशंस भी काफ़ी सारी हैं, तो उन्होंने 1.2 फर्मी ही किया है। ठीक है, एक बार ज़रा मैं यहाँ देख लेता हूँ। हाँ, ये 1.7566 किया है एक्यूरेट, एक दिया हुआ है एक जगह। आर नॉट जो है, मैंने जिसको 1.2 लिखा है, इसको एस सी वर्मा जी ने 1.1 लिखा है। तो इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में एक साइट है उसने दे रखा है 1.7566, है ना, समझ रहे हो आप? ये आंसर है आपका फर्मी के अंदर। तो इसका मतलब अपन सही है जी। ठीक है, 1.92 के आसपास आ जाएगा, है ना। चलो, तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल जो है एच सी वर्मा जी का ही, अगला पेज एग्जाम्पल 2 देखो प्लीज़। एग्जाम्पल 2 देखिए 46.2, ये पेज नंबर 426 पर देखिए, एच सी वर्मा जी का पेज नंबर 426। क्वेश्चन नंबर है 46.2। देखो क्या कह रहे हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है, न्यूट्रॉन दिया है और हीलियम एटम दिया है। ठीक है जी। अब इन्होंने कह दिया है कि आप ये निकालिए बाइंडिंग एनर्जी अल्फा पार्टिकल की। देखो जी, निकाल देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बहुत आराम से निकलेगी ये बाइंडिंग एनर्जी। देखो अल्फा का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम के अंदर बेसिकली क्या होता है? हीलियम में बेसिकली होते हैं 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के अंदर होते हैं ना। हाँ, हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बस मैं इनका मास निकालूंगा और फिर पूरा मास हमको दे रखा है, तो मास डिफेक्ट निकालना है कुल मिला करके। तो मैं डेल्टा एम निकाल रहा हूँ। डेल्टा एम है मास डिफेक्ट। ठीक है, अब मास डिफेक्ट में क्या करूंगा मैं? 2 प्रोटॉन का मास लूंगा, 2 न्यूट्रॉन का मास लूंगा और उसमें से 2 न्यूट्रॉन का मास, है ना, 2 न्यूट्रॉन का मास, और फिर उसमें से मैं अल्फा पार्टिकल का मास घटाऊंगा, राइट, जो कि दे रखा है। तीनों चीज़ें दे रखी हैं आपको। तो देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ट्वाइस। मास ऑफ प्रोटॉन इन्होंने दिया है 1.007825, 1.007825। इस चैप्टर के अंदर ये एक चैलेंज है कि आपको ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी।
है ना। सवाल बहुत कम आते हैं, कोई इक्का दुक्का सवाल आता है, लेकिन आता है, और आपको वहाँ पे एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज डिफेक्ट का मामला है और बड़ा ही छोटा सा चेंज आता है ना। तो 1.00865 है क्या, 8665 है, माइनस अल्फा पार्टिकल का दे रखा है इन्होंने 4.00260 ये दे रखा था। अब ये आपको इसका ये AMU के अंदर दे रखे हैं सारे मासेज, एटॉमिक मास यूनिट में दे रखे हैं, यानी कि मैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, डिफेक्ट को, क्योंकि सब एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। इसकी कैलकुलेशन करो जरा, इसकी कैलकुलेशन करो, इसका डिफरेंस निकालो, है ना। अच्छा, अब एक बात है ना कि इसकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, गुणा भाग तो बाकी आपको आता ही होगा, ये भी आप कर ही लोगे डिफेक्ट। तो मैं ज़रा इनके अंदर से नकल मार के लिख देता हूँ SC वर्मा जी के रिजल्ट में से। मुझे भरोसा है कि SC वर्मा जी ये वाला सही करेंगे, है ना, लेकिन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। मैं SC वर्मा जी की कैलकुलेशन पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये ध्यान रखना। मैं लिख रहा हूँ 0.03038 ये AMU है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट है, ये मास डिफेक्ट है, ये मास डिफेक्ट है। वी नो वन एटॉमिक मास यूनिट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी अभी हमने कर दिया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया था ना, इलेक्ट्रॉन का किया था वो, तो उधर हमने ये किया था। देखो ये वाला हम काम में लेंगे यहाँ पर, ये वाला हम यहाँ पर काम में लेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब हम लिख देंगे एनर्जी रिलीज होगी इतनी, जितना मास डिफेक्ट होता है वह सारा का सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और एक AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी जो होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, और 931 ये थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है, 29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। ये 28.3 दे रखा है बिल्कुल, तो SC वर्मा जी ने 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने आंसर में दे रखा है। तो हमारे पास कोई कारण नहीं है इसको गलत करने का, क्योंकि मैं सही कैलकुलेशन कर नहीं रहा, आप लोग कर लेंगे, है ना। अब इसके अंदर इतना ज़्यादा कैलकुलेशन को जो है ना थोड़ा देख लिया करो, जैसे वहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं, है ना। अब 4 ऑप्शंस होते हैं, मान लो ऑप्शंस इस तरह से हैं, देखो ऑप्शन 4 ऑप्शन 99% ऐसे ही ऑप्शंस होते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, A B C D 4 ऑप्शंस ऐसे होते हैं मेरा, है ना। 2.83 56.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसी होती हैं कैलकुलेट। इस तरह के ऑप्शंस देते हैं वो। अब इस तरह के ऑप्शंस देते हैं, 2.83 दिया, 28.3 दिया, 56.7 दिया, 5.6 दिया। अब इसमें तो आप क्या एक्यूरेट कैलकुलेशन करोगे, अंदाजा लगा के आंसर दे आएगा। हर हालत में कैलकुलेशन देखो, ऑप्शन देख करके कैलकुलेशन करनी चाहिए। हाँ, अगर ऑप्शन क्लोज है, ऑप्शन नज़दीक है, तो फिर आप एक्यूरेसी के नज़दीक जाया करो, और एक्यूरेसी के नज़दीक भी आप थोड़ा सा देख सकते हो कि कहाँ तक का गड़बड़ हो रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है ऑप्शंस के अंदर। अगर जैसे ऑप्शंस में डिफरेंस 10 गुणे का है या 50% भी डिफरेंस है, तो आप थोड़ा लिबर्टी ले सकते हो, मस्ती कर सकते हो कैलकुलेशन में, है ना। चलिए आगे देखिए, ये कौन सा था क्वेश्चन, 46.2 था। 46.3 देखिए, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, कैलकुलेट मास एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, मास एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा मतलब 1 AMU मान ले हाइड्रोजन का मास। तो अब एक्चुअली में 1 AMU मान ले अगर हाइड्रोजन का मास ना, तो हाइड्रोजन का मास में जो एक्सेस आएगा वो देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 46.3 है, और ये पेज नंबर कितने पर है, पेज नंबर आई थिंक 427 है ना, 427 पेज पर देखिए आप, एग्जाम्पल 46.3। कोई खास सवाल नहीं है, मतलब सवाल सारे इजी आएंगे, अब इजी ही सवाल होंगे, लेकिन आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा परेशान करेगी, और कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए। कैलकुलेशन में प्रैक्टिसाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए डेल्टा M जो है ना, वो इनके अकॉर्डिंग आ रहा है 1 पॉइंट कितना है इसका, 00783 ये है बेटा, और ये
1.00 है, जो भी है, तो आपका ये 0.00783 आ गया है ना। अब आप इसका जो है ना मास डिफेक्ट सी स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, ये आता है 0.931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ये। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक्सेस मास है। अब आप इसका मतलब समझिए एक्सेस का क्या चक्कर है। हाइड्रोजन केवल अकेला ऐसा एटम है जिसका नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। यस, हाइड्रोजन अकेला ऐसा एटम है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है, केवल एक प्रोटॉन है ना, बाकी सबके अंदर न्यूट्रॉन है। अच्छा, न्यूट्रॉन है तो होता क्या है कि वो न्यूट्रॉन में और प्रोटॉन में आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। ऐसा हाइड्रोजन के अंदर भी होता है कि वो बहुत तेजी से कन्वर्जन चलता रहता है और उस चक्कर में एक्स्ट्रा मास यूज में आता है, तो वहां पर एक्स्ट्रा मास नेचर ने दिया है, तो वो नेचुरल है, वो एक्सेस मास है एक्चुअल में। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, कैलकुलेट द मास एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, अभी तक हम मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते थे, सभी के लिए हमने अभी तक क्या कैलकुलेट की थी, मास डिफेक्ट। सभी के लिए बात ही मास डिफेक्ट की थी। आप देखो एक्सेस मास की तो बात ही नहीं की थी मैंने, लेकिन हाइड्रोजन के लिए हमें एक्सेस मास की बात करनी पड़ रही है। और एक्चुअल में पता है, ये हाइड्रोजन में एक्सेस मास है ना, यही सारा कमाल कर रहा है सूरज देवता के अंदर हैं। हाँ देखो, सुनो बात, एक्सेस मास है जब तो वो कन्वर्ट होकर के डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है। सोचो आप, जैसे सूरज देवता में 4 हाइड्रोजन मिल करके एक अल्फा पार्टिकल, एक हीलियम बना रहे हैं, एक हीलियम बना रहे हैं। ये 4 हाइड्रोजन में एक्सेस मास है। एक्सेस मतलब जरूरत से ज्यादा मास है। तो अब हीलियम जब बनते हैं 4, तो हीलियम के अंदर एक्सेस मास नहीं है। इसलिए होता क्या है कि वो जो एक्सेस मास है वो यहां एनर्जी के रूप में निकल जाता है, और एनर्जी के फॉर्म में निकल कर देखो आप, हमें कितनी एनर्जी लगती है, कितनी एनर्जी लगती है। सोचो, धरती माता सूरज से कितनी दूर है, कितनी दूर है धरती माता सूरज से कितनी दूर है, और हमें धूप में बैठो आप, हालत खराब हो जाती है। सोचो अगर हम सूरज के पास होते तो क्या होता, होते ही नहीं। हाँ जी, सूरज के पास होते तो होते ही नहीं जी दुनिया में। हाँ चलो आगे बढ़िए। अब देखिए 40, ये जो है ना, आगे देखिए 46.4 जो है, ये अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए ये वाला सवाल अभी नहीं कराएंगे। 46.4 अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, 46.5 भी अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, हाफ लाइफ, इसलिए ये सवाल नहीं कराएंगे। लेकिन आगे सवाल आ रहे हैं जो हमने आपको पढ़ाया है। देखिए 46.6 ये हमने आपको पढ़ा दिया, तो इसके सवाल हम करेंगे। देखिए 46.6, देखिए HC वर्मा का, सॉरी, अच्छा ये तो हो गया ना। चलो, ये आज लाइट जो है बड़ा डांस कर रही है। 46.6, तो देखिए पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 46.6 है HC वर्मा का, और ये पेज नंबर कितना है, ये पेज नंबर है 432। 46.6 चेक करिए आप। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज दिस फॉर A इक्वल टू 120 एंड 7.6 फॉर A इक्वल टू 240। अच्छा देखिए, A 240 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी है, और उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी है। अब हमारे को ये कह रहे हैं कि A इक्वल टू 240 ब्रेक्स इनटू 2 न्यूक्लियाई ऑफ नियरली इक्वल मास नंबर, यानी 2 के अंदर बढ़ जाता है जी, वो बढ़ जाता है। आपको जो है ना एनर्जी रिलीज कैलकुलेट करनी है। ये लो, मैं डेल्टा एम कैलकुलेट कर देता हूँ। डेल्टा एम क्या होता है, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट की क्या डेफिनेशन है बताओ। मास डिफेक्ट की डेफिनेशन है इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। ध्यान देना, फाइनल माइनस इनिशियल मत करना। अब आप कहोगे सर ये क्या मतलब है, मास डिफेक्ट में आप हमेशा तो फाइनल माइनस इनिशियल करने के लिए कहते हो, आज इनिशियल माइनस फाइनल करने के लिए कह दिया, क्यों भाई, ऐसा क्यों? भाई ऐसा है ना, डिफेक्ट तो तभी होगा जब इनिशियल ज़्यादा हो और फाइनल कम हो। लॉस तो तभी होगा ना इस दुनिया का। लॉस की कैलकुलेशन हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होती है, गेन की कैलकुलेशन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होती है। चलिए इनिशियल देखो, इनिशियल में क्या था, 240 वाला एक न्यूक्लियस था जिसका पर न्यूक्लियन इन्होंने एनर्जी दे रखी थी 8.5, नहीं सॉरी
7.5 है ना, हाँ 7.5 दे रखी थी। ओके अच्छा फाइनल में कौन बना भाई? ओके 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 अच्छा ये है ना, ये दे ही मास डिफेक्ट रखा है, मास नहीं दे रखा। ध्यान दीजिए, मास में और मास डिफेक्ट में अंतर है। मास वो होता है जो जिंदा होता है, मास डिफेक्ट वो होता है जो एनर्जी में बदल चुका पहले ही एनर्जी में बदल चुका है, वो है मास डिफेक्ट। चलिए कोई बात नहीं, ये 240/7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है ये मास डिफेक्ट। अच्छा तो एनर्जी डायरेक्ट नहीं दे दी इन्होंने, हमें कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है भैया? अरे वाह, बहुत आसान है, आपको कोई जरूरत नहीं है जी, दे दिया डायरेक्ट आंसर। ऐसे उन्होंने जो वैल्यूज दे रखी है ना, वो दे ही ऐसी रखी हैं कि आपको मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। उन्होंने मास दे ही नहीं रखा, उन्होंने एनर्जी दे रखी है। भैया एनर्जी दे रखी है तो सीधे एनर्जी निकालो, क्या दिक्कत है? हाँ जी लो, ये लो एनर्जी रिलीज आ गई, एनर्जी रिलीज आ गई, क्योंकि फंडामेंटली इन्होंने मास डिफेक्ट को कन्वर्ट करके ही कहा है, तो एनर्जी रिलीज आ गई। एनर्जी रिलीज क्या आई? एनर्जी रिलीज आई फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब देखो आप कहेंगे सर एनर्जी रिलीज में आपने ऐसा क्यों किया? भाई तभी तो रिलीज हुई ना कि फाइनली एनर्जी ज़्यादा थी और इनिशियल कम थी, तब इसका मतलब हमारे को रिलीज होकर मिल रही है कहीं से। तो देखिए फाइनल एनर्जी कितनी है, आप करेंगे 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 2 इंटू 120 माइनस कितना था 7.6 इंटू 240, बस यही आपका आंसर है। अब देखो आप 240 को 240 रहने तो चुपचाप कॉमन ले लो, और 8.5 में से 7.6 घटाइए तो 0.9 आ जाएगा, है ना। तो ये लो, ये आ जाएगा 240 इंटू 0.9 इंटू 0.9। तो देखना जरा 240 इंटू 0.9 216 होता है शायद आजकल, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 24 9 या 216 होता है। क्या बात है, सीधा आ गया है। इन्होंने तो घनी घनी कैलकुलेशन कर रखी है, पता नहीं क्या किया है इन्होंने। नहीं जी ना ना ना, मत क्या करो, मत क्या करो, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इनकी तरह है, छोड़ो। चलिए आगे बढ़िए। ये आपका एग्जाम्पल 46.6 था। 46.6 के बाद में हम बात करेंगे, आ जाइए आप एग्जाम्पल नंबर 46.7। जरा मैं इसको देखूं कि कंसिडर 2 ड्यूट्रॉन्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ इक्वल स्पीड इन अ ड्यूट्रॉन गैस, ड्यूटेरॉन्स। अच्छा, कंसिडर 2 ड्यूटेरॉन्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ड्यूट्रॉन गैस, व्हाट वुड बी देयर काइनेटिक एनर्जीज व्हेन दे आर वाइडली सेपरेटेड सो दैट क्लोजेस्ट सेपरेशन बिटवीन। अच्छा ये अभी एक मिनट जरा, क्लोजेस्ट सेपरेशन बिटवीन देम is 2 Fermi. Assume that the nuclear force is not effective for the separation greater than 2 Fermi. At what temperature will the neutron have this kinetic energy on an average? देखो बेटा एक बात बताऊँ, ये थर्मल काइनेटिक एनर्जी का मामला आ रहा है। क्या आ रहा है? थर्मल काइनेटिक एनर्जी का मामला आ रहा है। तो एक बार जरा इस सवाल को जो है ना 46.7 है, पेज नंबर 435 पर, 46.7 पेज नंबर 435 पर, है ना। हाँ, इस सवाल को समझने की कोशिश करें। एक्चुअल में एक तो वो क्या है कि उसके इतना पास पहुंच पा रहा है 2 फर्मी, है ना, क्लोजेस्ट डिस्टेंस 2 फर्मी के बराबर है। अब इस 2 फर्मी के बराबर हम है ना जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस की एनर्जी निकालेंगे और एनर्जी निकाल करके उसको थर्मल एनर्जी के बराबर करेंगे। थर्मल एनर्जी मैंने आपको पढ़ाई थी K इंटू टी। कब पढ़ाई थी K इंटू टी बताओ? उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ध्यान दीजिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में नहीं 3/2 kT, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ध्यान दो, 11th क्लास में आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का चैप्टर पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, है ना। इसमें हमने आपको थर्मल एनर्जी पढ़ाई थी, एक उसकी एटम की, और वो पढ़ाई थी थर्मल एनर्जी 3/2 kT। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट था। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू थी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू थी, जूल पर केल्विन, ध्यान देना, ठीक है ना। अब हम इसी को कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर को, लेकिन दो जो है ना ड्यूटेरॉन, वो जो है पहुंच रहे हैं
2 फर्मी की क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर। इसका मतलब U आ जाएगा उनका। एक्चुअल में ये है ना एनर्जी कंजर्वेशन है, इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो है ना, क्या होगा, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी होती है थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। चलो इसको एक बात बोलो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बोलो। अब सवाल उठता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है जी? काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। थर्मल एनर्जी को ही काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये होता है K(Q1Q2)/R, K(Q1Q2)/R। बिल्कुल हम ईमानदारी से बात करेंगे पूरी। आप देखना, अब ये K अलग है भैया, ये K वो इलेक्ट्रिसिटी वाला K है, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसको KB लिख दो, KB लिख दो बेटा बोल्ट्जमान कांस्टेंट को, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि कहीं K को सुनो तो काट ही दो कि सर ने काटा क्यों नहीं। अब आप लोग में से कई लोग जो है ना वो मतलब ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत सारे बच्चे तो ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ध्यान ही नहीं रखते। ये आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट आ गया, ये टेम्परेचर आ गया बेटा। अब देखना मैं K को क्या लिख रहा हूँ, K को लिखूंगा 9 × 10⁹। अच्छा ड्यूट्रॉन की जो है ना वो बताओ आप, चार्ज बताइए आप, तो मास वास को तो छोड़ो, चार्ज बता दो आपको। ड्यूट्रॉन का चार्ज तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 2 के बीच में। डिस्टेंस कितनी देर की, 2 फर्मी, यानी 2 × 10⁻⁻15। ये लो जी, काम खत्म, बस आपका आंसर आ गया। तो आप जरा है ना T निकालिए, टेम्परेचर निकालिए। मैं 2 को उधर ले जा रहा हूँ, 3 को यहाँ ले रहा हूँ, 9 × 10⁹ लिख दे रहा हूँ। और ये E² है, E² को मैं लिख दे रहा हूँ 2.56 इंटू 10⁻⁻1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर करो 10⁻38 आएगा, और ये आ जाएगा 2 × 10⁻15। ठीक है जी, हमें टेम्परेचर चाहिए जी हैं। अच्छा ये 10⁻23 भूल गए इधर। अच्छा ये वाली चीज़ तो भूल ही गए पूरी की पूरी, ये नीचे आएगी ना। मैं देखो ऐसे कैसे हो गया भाई 10⁻23। ओके बहुत ये अब जाकर के काम हो गया। अब ये इसको और इसको काट दो, इसको और इसको काट दो, अब आपका T आ जाएगा, है ना। हाँ 2 से 2 की नमस्ते करो इधर से। अच्छा 3 और ये 1.38 है, 14 3 तो 42 होता है ना। हाँ 14 3 जब 42 होता है, 14 3 जब 42 होता है। ओके, और ये 2.56 है। अब जरा आप लोग कैलकुलेशन करो भाई, 2.56 और ये कितना है 14 3 जो है नहीं, ये 3 को मैं थोड़ा सा ज़्यादा लिख देता हूँ भैया, 42, इसको मैं 41 लिख देता हूँ, है ना। 4.1 लिख देता हूँ, चलिए 4.1 लिख दिया, है ना। और 10⁻9 आएगा भैया वो। और इतना भारी टेम्परेचर, पूरी बाबा रे, ये तो टेम्परेचर बहुत तगड़ा है भैया। ये टेम्परेचर तो ना हो इस वर्ल्ड में, ये सूरज देवता से भी खतरनाक टेम्परेचर है। ये वाला टेम्परेचर कहाँ मिलता है भाई, हैं? ये वाला टेम्परेचर नहीं मिलता दुनिया में, कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलेगा बेटा, मिलेगा ही नहीं ये टेम्परेचर, तो समझ लो तुम। अब क्या करूं इसका, आप करो जरा इसकी कैलकुलेशन। 2 बार ये 5.4 के आसपास आएगा, है ना। ऐसे लिख देता हूँ मैं 5.4 या 5.5 लिख दो, इंटू 10⁻9 केल्विन जी। बाबा इतना टेम्परेचर तो ना मिले भाई, हैं। अपना आंसर इनका आंसर अलग आ रहा है। देखो क्या घोटाला किया हमने। आप एक बार कैलकुलेशन कर लेना भैया, चेक कर लेना। अच्छा कैलकुलेशन में चेक करने में एक बात का ध्यान रखा करो, आप किसी पर भी भरोसा मत किया करो, किसी पर भी भरोसा मत करो, ना मेरे ऊपर ना HC वर्मा जी पर, आप अपने ऊपर करो भरोसा। हाँ यानी ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन मेरी गलत होती है, हाँ कोई जरूरी नहीं HC वर्मा जी की भी गलत हो सकती है, ठीक है ना। हाँ आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए साहब, अपना आंसर HC वर्मा जी से डबल आ रहा है। अब या तो अपन कहीं है ना जो कोई भूल भाल गए 2 को, कुछ घोटाला कर दिया हमने, या ये कहीं भूल भाल गए कुछ,
डबल में है आंसर, एकदम शुद्ध डबल आंसर आ रहा है। एक बार ज़रा मैं चेक करता हूँ एस सी वर्मा जी को, ट्वाइस के अच्छा 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 अच्छा, ये पता है क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं एक की ही एनर्जी ले रहे हैं ये केवल, बाकी दूसरे की एनर्जी नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली ना बेटा अपन ने, ये के Q1 Q2 अपन आर, ये एक्चुअल में दोनों पार्टिकल्स की होती है। सच बात है, सही कह रहे हैं एस सी वर्मा जी, एकदम सही बात कर रहे हैं। ये जो एनर्जी होती है ना दोनों पार्टिकल्स की मिलके होती है। पोटेंशियल एनर्जी आपको अगर मैंने ध्यान हो तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, एनर्जी ऑफ अ कॉम्बिनेशन, एनर्जी ऑफ अ फैमिली, नॉट एनर्जी ऑफ द सिंगल पार्टिकल। ऐसा नहीं पढ़ाया था मैंने कहा था मल्टीपल पार्टिकल्स की एनर्जी होती है। तो इसलिए आपकी ये दोनों की एनर्जी है, तो इसमें आप 2 का भाग लगाइए, इसमें आप 1/2 करिए एक पार्टिकल के लिए, बस अब आपका यहाँ पे 2 का भाग लग जाएगा, यानी कि आंसर हमारा और इनका मिल जाएगा। लेकिन ये टेम्परेचर जो है ना बड़ा खतरनाक टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर तो आपको मिलने वाला है नहीं ज़िंदगी में। इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया क्या, वन नीड्स अ टेम्परेचर ऑफ दिस इन ऑर्डर इफ न्यूट्रॉन्स आर टू बी फ्यूज्ड, करेक्ट। देखिए मैंने फ्यूजन के लिए आपको एक बात बताई थी कि फ्यूजन टेक्स हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, उसी पर फ्यूजन होता है। यानी फ्यूजन इतना आसान काम नहीं है। फिशन तो बहुत आसानी से हो जाता है, फिशन तो आपके रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। फिशन तो ऐसे ही फोड़ देते हैं, अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा पर फोड़ दिया था, फिशन एटम बम फोड़ दिया था। लेकिन फ्यूजन जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है, फ्यूजन इज द वेरी डिफिकल्ट। आपको पता है फ्यूजन जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। फ्यूजन के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि फ्यूजन जो है बिना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के होगा नहीं। यहां पर ये जो है ना फ्यूजन वाली बात कर रहे हैं। आप देखिए एच सी वर्मा जी का कमेंट नीचे पढ़िए पूरा। तो वो टेम्परेचर लाने के लिए पहले पता है क्या करते हैं, इतना हाई टेम्परेचर लाने के लिए पहले एक एटम बम फोड़ते हैं, उसके बाद फिर फ्यूजन स्टार्ट होता है। तो अपना जो पोखरण जो था ना, पोखरण इंडिया में पोखरण में जो हुआ था वो फ्यूजन था, उसको फ्यूजन किया गया था, है ना। हाँ 71 में देखो 2 काम हुए थे। एक तो 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था पोखरण में, है ना, वो एटम बम था, वो एटम बम था, उसका टेस्ट किया था। तो 1971 में तो इंदिरा गांधी ने टेस्ट किया था, वो एटम बम था। लेकिन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था पोखरण में टेस्टिंग, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, लीडर का ही नाम होता है जी, बाकी उन्होंने तो क्या जाके किया था साइंटिस्ट ने था, न तो इंदिरा जी ने किया था ना अटल जी ने किया था, लेकिन नाम उन्हीं का होता है। अब देखो साइंटिस्ट का तो नाम ही गायब हो जाता है, मतलब जो सच में करने वाला उसका तो नाम ही नहीं होता। लोग इंदिरा जी का नाम याद रखते हैं, अटल जी का नाम याद रखते हैं। 1971 में जो है एटम बम इंदिरा जी ने पोखरण में विस्फोट किया था, राइट। फिर पोखरण में ही जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करवाया, और वो अपने वो फ्यूजन वाला था अटल बिहारी वाजपेयी का, इसलिए जो है ना वर्ल्ड ज़्यादा मतलब कि इरिटेट हुआ था, है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम था। फ्यूजन वाले में पंगा क्या है, एक पहले 2 काम करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में एक एटम बम फोड़ते हैं, और एक एटम बम फोड़ करके वो टेम्परेचर पैदा करते हैं हाई वाला। फिर उस हाई टेम्परेचर की लिमिट जब पार करती है तब फ्यूजन स्टार्ट होता है। आप सोचो कितना बड़ा काम होता है। तो वो एक्चुअल में डबल होता है। डबल क्या, वो तो एक फ्यूजन जो है वो उससे 10 टाइम्स हैवी मतलब खतरनाक होता है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो है ना वाजपेयी साहब ने करवाया था। ये 46.7 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। इसके बाद देखिए आप वर्ड आउट एग्जाम्पल जो है ना उसको आप देखिए। वर्ड आउट एग्जाम्पल 1 जो है वो आप अपने आप कर लीजिए, मैं नहीं करूँगा, करिए आप। लेकिन वर्ड आउट एग्जाम्पल देखिए, वर्ड आउट एग्जाम्पल 1 आप अपने आप करिए, ये आप अपने आप करिए। एग्जाम्पल 1 जो है वर्ड आउट एग्जाम्पल 437 पेज पर उन्होंने रेडियस निकलवाया, फिर यू निकलवाया, तो निकाल ही लेंगे आप लोग। यू में के Q1 Q2 upon R, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खूब पढ़ा दिया। रेडियस आपको निकालना सिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस, एटॉमिक मास ऑफ दिस इज दिस एंड दैट ऑफ दिस एंड दैट ऑफ दिस। न्यूट्रॉन दिया है और आपको बाइंडिंग एनर्जी निकाली है, तो आपको क्या करेंगे, थ्योरेटिकल मास माइनस एक्चुअल मास आप निकाल करके
फिर बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए उसको क्या करेंगे आप 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आप एग्जाम्पल 2 भी अपने आप करिए प्लीज, आई विल नॉट डू, है ना, अपने आप करो बेटा, है ना, करना तो आपको ही है। फिर ये आप देखिए एग्जाम्पल 3 में ये फिर कर रहे हैं एटॉमिक मास। अब आप क्या करेंगे कि इनिशियल मास और फाइनल मास, तो फाइनल मास जो है ना उसके अंदर क्या होगा, फाइनल मास कम हो जाएगा, इनिशियल मास ज़्यादा है तो मास डिफेक्ट आएगा। उस मास डिफेक्ट में जो एएमयू में आएगा मास डिफेक्ट, एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, उसको आप 931 से मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास डिफेक्ट को, तो वो आपके पास में आंसर आ जाएगा, राइट। मेरे हिसाब से थर्ड वाला भी आप कर ही लेंगे। फोर्थ वाला भी आप कर सकते हैं, वही सब कैलकुलेशन है, इनिशियल मास फाइनल मास, ठीक है। फिफ्थ वाला जो है उसके अंदर भी वही कैलकुलेशन वापस से आ रही है, ठीक है। सिक्स वाले के अंदर जो है, सिक्स वाले में भी वही कैलकुलेशन वापस से आ रही है, सेम कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना, मास डिफेक्ट पता करो और 931 से मैंने कहा ना, ये एक्चुअल में आप अगर चेक करेंगे ना, पूरी मॉडर्न फिजिक्स जब से स्टार्ट हुई है वेव ऑप्टिक्स के बाद से, अगर आप चेक करेंगे तो इनमें एक खास बात है, फिक्स फॉर्मूले हैं। कैलकुलेशन लंबी चौड़ी हो सकती है, फॉर्मूले फिक्स है, मतलब लंबे चौड़ी चीज़ें नहीं है ज़्यादा। जबकि वेव ऑप्टिक्स से पहले वाला जो काम था उसमें क्या था, कंटेंट बहुत ज़्यादा था, कंटेंट बहुत ज़्यादा था। अब कंटेंट सिकुड़ गया है, कुछ बस गिने चुने 2-4 कंसेप्ट हैं, उसी में कैलकुलेशन खेलती हैं सारी, है ना। अब देखो वेव ऑप्टिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा एक तो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, और क्या था उसी में, है ना, वो पाथ डिफरेंस हो रहा था बार बार, और पाथ डिफरेंस में एक कंसेप्ट हम बार बार लगा रहे थे, लैम्डा इक्विवेलेंट टू 2 पाई इक्विवेलेंट टू टी, बस इसी के अंदर सारा चैप्टर खेल रहा था वेव ऑप्टिक्स का। आप देखो पूरा का पूरा चैप्टर इसमें काम कर रहा था, डिफ्रैक्शन आया था उस पर काम कर रहा था सारा चैप्टर, यानी कुछ नया नहीं हो रहा था। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका यूज हो रहा था, है ना। इसी तरीके से फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसमें भी कुछ नया नहीं हो रहा, एक बस आइंस्टीन्स एनर्जी रिलेशन और वो क्या था वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी में सारा चैप्टर काम कर रहा है। एक्सरे में भी ऐसे ही है, सारा का सारा चैप्टर 2 कंसेप्ट पे काम कर रहा है, एक तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, उसी में काम कर रहा है पूरा का पूरा। यानी कि ये चीज़ें बड़ी आसान होती है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर फिर भी थोड़ा सा था कि उसमें काफ़ी सारे रेडियस, लेकिन उसमें भी 2 ही था बस, नील बोर का कंसेप्ट, उसी पे काम कर रहा था सारा का सारा। इसी तरीके से न्यूक्लियस में आपको मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है हर हालत में। अब है ना, रेडियो एक्टिविटी आपको पढ़ानी है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी से पहले मैं एक छोटा सा काम कराऊंगा आपको न्यूक्लियर रिएक्टर का, तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए करिए इसको कंप्लीट।